हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड के चैप्टर को शुरू करेंगे और ये हमारा होगा आज पार्ट 1। ये दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट 1 में आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड क्या होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि अगर इकोनॉमी में डिमांड की कमी होगी, मतलब क्या, जितना लोग डिमांड कर रहे हैं वो उतना, या फिर लोग डिमांड कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि डिमांड में कमी आ गई है कि नहीं। मतलब एक तरीके से बोला जाए कि जो पहले 100 पेंसिल का डिमांड कर रहे थे लोग, अब 50 पेंसिल का डिमांड कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, डिमांड में कमी आई है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या होता है और वो क्यों आता है, मतलब डिमांड की कमी क्यों आती है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। और जो पार्ट 2 होगा वो हम लोग उसमें एक्सेस डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे और करेक्ट कैसे किया जा सकता है। कोई भी डेफिसिट डिमांड होता है या फिर एक्सेस डिमांड होता है तो उसको सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से, या फिर जो इन्वेस्टर है उसके द्वारा किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है और इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाया जा सकता है। इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में या पिछले वाले चैप्टर्स में कि जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है तो ये क्या होता है, एक तरीके से इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है। क्लियर? तो हम लोग आज बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहला स्लाइड में है हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वर्ड जो सुना था, वो इक्विलिब्रियम तब आती है जब मार्केट में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और इसकी वजह से सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि जितना सेविंग हो रहा है वही पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, बट इट नॉट नेसेसरली, ये जरूरी नहीं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हमेशा जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट रहे और एक तरीके से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट आखिरकार इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, कि वो ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, मतलब जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स में जैसे लेबर वगैरह आ गया, ठीक है, तो वो सब का इस्तेमाल सही तरीके से, अच्छे तरीके से हो रहा है, और नो एक्सेस कैपेसिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड इन इकोनॉमी। और एक्सेस कैपेसिटी मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर? मतलब जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है और साथ ही साथ जो रिसोर्स का इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, मतलब लोगों को जॉब दिया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको समझिए। क्लियर? अब आते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब वो भी सेम सिचुएशन है कि जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, लेकिन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं होता है। क्या होता है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं होता है, तब क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो, है बोला गया ना कि विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अकॉर्डिंगली देर इज अनयूटिलाइज कैपेसिटी, उसमें क्या होता है, बहुत रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं किया जाता है और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है उनको जिनको मिलना चाहिए, तो वो क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर? ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी का मतलब होता है जानबूझकर, है कि नहीं, मतलब इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। कोई बंदा है, ठीक है, वो बहुत अमीर है, बोला जाए कि रिच है, अब वो जानबूझकर क्या बोला, काम धंधा नहीं है, भाई पिताजी तो पैसा कमा ही रहे हैं ना, तो उसमें क्या दिक्कत है, काम धंधा करने की क्या जरूरत है। तो जो अनएम्प्लॉयड रहना चाहते हैं, जो बेरोजगार रहना चाहते हैं, जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, अवेलेबल है जॉब, वो मतलब जॉब करना चाहे तो अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो काम नहीं करना चाह रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो भी वेज रेट उसको मिल रहा है, काम अवेलेबल है लेकिन काम करना नहीं चाह रहा है। इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट उल्टा हो जाता है, मतलब लोगों को वर्क नहीं मिल रहा है, लेकिन दे आर विलिंग टू वर्क। मतलब क्या हो गया,
विलिंग टू वर्क, एक बंदा है वो क्या है, जैसे ये मान लो कि राधे श्याम है, क्या है, श्याम है। अब श्याम जो है वो काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम मिल नहीं पा रहा है, भाग दौड़ कर रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा प्रॉब्लम हो गया, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो किस वजह से है, वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। वो जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वो कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब वो कोई बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि ये तो जानबूझ के किया जा रहा है ना, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं गिना जाता है, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर गिना जा रहा है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि मतलब वो काम तो करना चाह रहा है श्याम बाबू, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर, अपने वर्ड में भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग, एक आता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क आर गेटिंग वर्क। मतलब जो काम करने के लायक हैं, जो हु आर एबल टू वर्क और हु आर विलिंग टू वर्क, और जो काम करना चाह रहे हैं, मतलब जो काम करने के लायक हैं और जो काम करना चाह रहे हैं, उन सारे लोगों को एक प्रॉपर वेजेस के थ्रू काम मिल रहा है या काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक तरीके से क्या हो, कौन सा सिचुएशन बनेगा, जब जो सप्लाई ऑफ द लेबर जब बराबर हो जाएगा डिमांड ऑफ द लेबर से, मतलब जितना सप्लाई डिमांड हो रहा है लेबर का उतना सप्लाई हो रहा है लेबर का, तो वो कौन सा सिचुएशन हो गया, वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो गया और वो फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आ गया। ये बहुत कम होता है। तो यहाँ पर दूसरा जो टर्म है वो क्या है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर एक बात और समझना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि नहीं, कि ऐसा नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब कोई भी लोग बेरोजगार नहीं, उसके बावजूद भी कुछ लोग जो होता है वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं पूरे सप्लाई होने के बावजूद भी। तो जो वो बचे खुचे लोग होते हैं ना, जो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं। मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी, कि जो इकोनॉमी में कुछ ना कुछ जो लोग हैं वो हमेशा बेरोजगार रहते हैं, उनको हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्लियर, दोनों चीज क्लियर हो गया होगा, मतलब 6 वो टर्म आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तैयारी करके चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अब आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज एन एम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद चेंजिंग अ जॉब इन अ डायनेमिक इकोनॉमी। अब क्या हो रहा है, मान लो इकोनॉमी में उथल पुथल हो रही है, शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसकी वजह से अगर वो जॉब या उसको मन नहीं लग रहा है, उसको जॉब चेंज करना है। मान लो एक बंदा जो है वो रिलायंस में पहले काम कर रहा था, ठीक है, अब रिलायंस में वो जॉब छोड़ दिया, अब उसको टाटा में नया जॉब अप्लाई किया है, अब वो 4 महीने से क्या है, बेरोजगार है। मतलब ये बंदा 4 महीने से बेरोजगार है, तो ये 4 महीने से जो बेरोजगार है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक तरीके से ये जॉब ढूंढ रहा है और उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, जब तक उसको नया जॉब नहीं मिल जाता उस टाइम पीरियड को। तो आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अब एक आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट आप लोग देख रहे हैं कि अभी एआई का ज़माना आ रहा है, तो बहुत सारे जैसे फोटोग्राफी का नौकरी या बहुत सारे नौकरी जाने वाली है। इसका मतलब जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये महिला जो है वो दुखी है भाई। अब ये महिला जो दुखी है, मतलब जो सैड है, वो किस वजह से, क्योंकि इसका जॉब चेंज उस तरीके से नहीं कर पाई या सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पाई, या इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। मतलब पहले कैमरे वगैरह से सही तरीके से फोटो खींचा जा रहा था, लेकिन अब एआई आ गया तो वो खुद ही इमेज को क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है, वेबसाइट में बनाने के लिए, बहुत सी सारी चीज़ों के लिए बनाने में। तो इसका मतलब क्या रहा, ये जॉब खत्म हो गया। इसका मतलब ये किस वजह से अनएम्प्लॉयड हुआ, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो ये बहुत सारा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पे प्रोडक्शन चेंज हो गया शॉर्ट सप्लाई की वजह से, लेबर एक्सपर्टीज नहीं हो पाया उस वजह से, जिस वजह से उसको जिस तरीके से उसको चेंज करना चाहिए मार्केट के हिसाब से, या प्रोडक्शन में टेक्निक, मतलब कोई नया मशीन है मार्केट में, उसको वो लेबर सीख नहीं पाया और उसकी वजह से क्या हो गया, वो लेबर को निकाला गया। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। क्लियर, आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अब आते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड होता क्या है, जो कि मेन टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन आएंगे और अच्छा वाला क्वेश्चन आएगा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड क्या होता है इसके बारे में, तो डेफिसिट डिमांड मीन्स अ डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड।
तो डिमांड इज सेड टू बी अ डेफिसिट व्हेन इट इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब एक तरीके से बोला जा रहा है कि जितना रिसोर्स चाहिए, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स चाहिए, मतलब जितना इस्तेमाल करना चाहिए उतना रिसोर्स इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब रिसोर्स में कमी आ गई, मतलब एग्रीगेट डिमांड में कमी आ गई है। मतलब एक तरीके से जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गया एग्रीगेट सप्लाई से। मतलब सप्लाई जो है वो 100 पेंसिल का हो रहा है, लेकिन जो डिमांड किया जा रहा है वो 50 पेंसिल का डिमांड किया जा रहा है। मतलब क्या हो गया, एक तरीके से डिमांड में 50 पेंसिल के एग्रीगेट डिमांड में कमी आ गई। मतलब जो भी जितने भी लोग डिमांड कर रहे हैं उसमें कमी आ गई, तो वो डेफिसिट डिमांड हो गया। क्लियर। तो डेफिसिट डिमांड मतलब लोग, मतलब जो सप्लाई हो रहा है वो इतना हो रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट अगर होता मार्केट में तो इतना डिमांड होता, मतलब इस वाले पोजीशन पर अगर ये वाले जाते हैं यहाँ पर, मतलब ये वाला डिमांड यहाँ तक जाता, लेकिन आखिरकार जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो यहाँ तक ही हो रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कौन सा गैप हो गया, डेफिसिट डिमांड का। प्लान इतना किया गया था, मतलब जो लिया गया लोगों के द्वारा वो इतना लिया गया, लेकिन जो फुलर यूटिलाइजेशन अगर होता, मतलब जितने लोग लेना चाह रहे थे उतना अगर ले पाते तो इतना होता। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कौन सा गैप हो गया, डेफिसिट डिमांड का। हमेशा जो एक्स एक्सिस पर होगा वो इनकम को रखिएगा और एग्रीगेट डिमांड को वाई एक्सिस पर रखिएगा। क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि डेफिसिट डिमांड क्या होता है, डिमांड में कमी। क्लियर। तो भाई ये होता क्यों है, देखो दोनों चीज में समझेंगे। एक समझेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी में, मतलब जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत कम कर रहा है, मिनिमम कर रहा है, तब डेफिसिट डिमांड कब होता है। और एक पढ़ेंगे ओपन इकोनॉमी में, कि ओपन इकोनॉमी में जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट का रोल है, तब कैसे जो है ओपन इकोनॉमी में काम करता है। ये भी मैंने बताया है पिछले वाले चैप्टर्स में, तो आप लोग वो भी देख लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। क्लियर। इन टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड अकर होता है, रिडक्शन इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब क्या कि जब प्राइवेट आदमी, जब हाउस होल्ड क्या करता है कि जब कंजम्पशन नहीं कर रहा है, मतलब कंजम्पशन में कमी हो गया, अब उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो कंजम्पशन कम कर दिया। अब कंजम्पशन अगर कम कर देगा तो मतलब डिमांड क्रिएट होगा ही नहीं, मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज इन एडवांस इकोनॉमी एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव टेंड्स टू राइज, इसमें सेविंग बढ़ जाता है लेकिन वो खर्चा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि खर्चा बढ़ाएंगे तो सेविंग कम हो जाएगा। कंजम्पशन रीचेस टू इज पीक, और वहाँ क्या होता है, एडवांस इकोनॉमी में कंजम्पशन पीक पर जा चुका होता है। क्लियर। तो ये बात आपको याद रखना है। क्लियर। दूसरा जो रीजन होता है क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड की कमी होने का वजह जो है वो क्या है, रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट मान लो कि पहले 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अब 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब लोगों के पास इनकम पहुंच ही नहीं रहा है, मतलब लोगों का इनकम हो ही नहीं रहा है। तो इनकम नहीं होगा लोगों का तो वो कंज्यूम नहीं करेंगे, कंज्यूम नहीं होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, कमी आएगा। क्लियर। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझना, समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो ये समझ में आया टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में। अब आते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में, किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड कॉज होता है या क्यों, किस वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल द फॉलोइंग फैक्टर में कंट्रीब्यूट टू द डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो पहला जो होता है वो गवर्नमेंट खर्चा कम कर देती है, मतलब अगर गवर्नमेंट बजट पेश करती है, ठीक है, अब गवर्नमेंट खर्चा ही कम कर देगी तो क्या होगा, डिमांड में कमी आ जाएगी अपने आप। क्लियर। एक्सपोर्ट में कमी कर दी है, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। फिर तीसरा जो हो जाएगा वो राइज इन इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट बढ़ा दिए, इंपोर्ट बढ़ा दिए और एक्सपोर्ट कम कर दिए हो। क्लियर। अब टैक्स में इंक्रीज कर दिया, अब टैक्स में इंक्रीज करने का बहुत बड़ा वजह है। अब मान लो कि ये 5 रुपया का कोई पेंसिल था, 5 रुपया का पेंसिल था, वो 100 पेंसिल खरीदा जा रहा था, अब उसमें टैक्स बढ़ गया, वो 10 रुपये का पेंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, अब वो 50 डिमांड होने लगेगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड में कमी आ गया। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, और आप जानते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटता है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, तो आई होप सो ये भी चीज़ समझ में आ गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि कॉन्सिक्वेंसेस की जो डेफिसिट डिमांड होता है उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब प्रॉब्लम भी होगा भाई, सीधी सी बात है कि डिमांड में अगर कमी होगा तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम भी होगा। तो 4 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि इकोनॉमी में 4 तरीके का प्रॉब्लम निकल के आता है। पहला कि अगर डेफिसिट डिमांड होगा तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई तो होगा ही।
लेकिन रिसोर्सेस का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होगा। मतलब जितने लोगों को काम मिलना चाहिए, जितने लोगों को वर्क मिलना चाहिए, उतने लोगों को वर्क नहीं मिलेगा। मतलब क्या हो गया, स्ट्रक करेगा लोअर लेवल ऑफ जीडीपी। मतलब यहाँ पर जीडीपी जो होगा, लोगों का इनकम जो होगा उसमें कमी आएगी, और वो क्या होगा, लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ होना चाहिए लेकिन है यहाँ पर। तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा जहाँ पर जो है वो जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड मीट कर रहा है जो हमारा सप्लाई से। अब यहाँ मीट कर रहा है भाई एग्रीगेट डिमांड जो प्लान किया गया था, ठीक है। फुल वाला नहीं, फुल वाला अगर करता तो फिर तो यहाँ पर कुछ डेफिसिट होता ही नहीं, लेकिन ये मीट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ भी एग्रीगेट डिमांड इधर रखिएगा, इधर इनकम रखिएगा एक्स एक्सेस पर। तो आई होप सो ये भी डायग्राम आपका कंप्लीट होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। ये पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है डेफिसिट डिमांड की वजह से, अंडर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा होगा डिफ्लेशन आ जाएगा। अब दो चीज होता है, एक होता है डिफ्लेशन, एक होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन होता है वहां पर क्या होता है, महंगाई। मतलब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, उसकी वजह से मतलब मार्केट में पैसा का फ्लो ज़्यादा हो जाना। और डिफ्लेशन में मार्केट का जो पैसा का फ्लो हो जाता है वो कम हो जाता है, मतलब जो पैसा का लिक्विडिटी कम हो जाता है। तो लो एग्रीगेट डिमांड है, मतलब डिमांड है ही नहीं, जब पैसा है ही नहीं तो डिमांड कैसे होगा, तो लो इन्वेस्टमेंट होगा। और जब इन्वेस्ट लो होगा तो आउटपुट भी समान बनेगा भी कम, तो बिकेगा भी कम, इनकम भी कम होगा, तो लो एग्रीगेट डिमांड। मतलब एक तरीके से ये पूरा लूप चलता रहता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिफ्लेनेटरी स्पाइरल बन जाता है, जिसकी वजह से लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप हो जाता है। मतलब जीडीपी जो हो जाती है वो कमी, जीडीपी में कमी हो जाती है। तो यहीं पर बोला जाए कि डेफिसिट डिमांड हो जाता है यहाँ पर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट। सेम फिगर होगा, बस इसमें एक फिगर यहाँ पर डिनोट कर देना है। ये वाला पॉइंट हो जा रहा था, वहाँ पर क्या क्या हो जा रहा था, सही से बताए, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का, है कि नहीं। और ये वाला जो गैप हो गया वो डिफ्लेशनरी गैप या डेफिसिट डिमांड का गैप हो जाएगा। क्लियर। अब जो तीसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो अनडिजायर्ड स्टॉक। अब मान लो कि एग्रीगेट डिमांड तो हो ही नहीं रहा है, अब सप्लाई तो कुछ ना कुछ होएगा ही। अब जो सप्लाई हो रहा है, सप्लाई होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो वो मतलब क्या होगा, स्टॉक बढ़ता जाएगा। अब मान लो कि मोबाइल फ़ोन बनाते जा रहा है लेकिन उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो स्टॉक बढ़ता जाएगा। मतलब वो चाह नहीं रहा है स्टॉक बढ़ाना, लेकिन स्टॉक बढ़ रहा है। मतलब अनडिजायर्ड स्टॉक टेंड्स टू पाइल अप, मतलब वो बढ़ता ही जाएगा और उसकी वजह से दिक्कत आएगा सप्लायर को बाद में, और वो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होगा। क्लियर। तीसरा जो चौथा होगा वो चौथा होता है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ भाई, अब उसको प्रॉफिट होगा ही नहीं क्योंकि स्टॉक तो बिक ही नहीं रहा है। तो क्यों, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड है ही नहीं, मतलब उसमें कमी है, तो उसकी वजह से दिक्कत होगा और इकोनॉमी में जो जीडीपी होगा वो भी लोअर डाउन में जाएगा, क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप भी है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। क्लियर। तो आई होप सो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसमें वो किस किस वजह से हो सकता है, मतलब उसके कॉजेज़ क्या हैं, और फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसकी वजह से उसका प्रॉब्लम क्या होगा। ठीक है। तो आज हम लोग एक तरीके से डेफिसिट डिमांड के बारे में पढ़ें बहुत अच्छे तरीके से, और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड के बारे में। ठीक है, कि जब एक्सेस डिमांड हो जाता है तो वो कैसे हो जाता है भाई, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है अगर एक्सेस डिमांड हो जाता है तब। क्लियर। तो ये हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नोट्स जरूर बनाते जाइएगा और टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं कल रात 8 बजे।